हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, एडिटोरियल्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में एंड उसके साथ साथ हम हमारी पर्सनल इम्प्रूवमेंट या पर्सनल ग्रोथ पे भी अच्छा खासा ध्यान देते हैं। तो डिफरेंस इसी को लेकर जैसा कि आपको पता, मैं हर रोज़ आपके साथ एक नया कोट शेयर करता हूँ। तो आज का जो कोट है कि ऑनर एज तो विजडम नेसेसरीली डजंट कम विद एज। डिफरेंस होता क्या है, कई बार कि हम कहते हैं ना कि बड़े तो हो गए हैं लेकिन अकल नहीं है अभी भी। तो वैसे ही अगर जो हम कहते हैं ना कि एल्डर्स की जो एक रिस्पेक्ट होती है, तो वही उस चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर अकल है कि, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, एक अर्ली एज पे आप देखते होंगे कि कैसे जो विजडम होती है, यानी कि जो एक अकल होती है ना कि किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को, एक एल्डरली को रेस्पेक्ट करने की, वो एक इंसान के अंदर आ जाती है। तो कि एक उम्र, एक जैसे हम कहते हैं ना कि उम्र बढ़ती है, तो उम्र के साथ साथ आपको विजडम आ जाए ये तो ज़रूरी नहीं है, बट आपकी उम्र ज़रूर बढ़ती जाती है। ऑल इन ऑल कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो आपकी उम्र तो बढ़ती जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर विजडम भी बढ़ती जा रही है। इन जनरल बात बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है तो वेल एंड गुड। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक कहावत ये भी है कि जैसे समय बीतता है तो समय बीतने के साथ उम्र तो बढ़ती है, लेकिन विजडम आती है क्या? तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो हमारी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हमारी विजडम, क्या हमारी अकल, वो भी बढ़ रही है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए एंड इस चीज़ पे हमारा थोड़ा फोकस होना चाहिए कि जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, आप अभी टीन एज में होंगे, 18-20 एज की में होंगे, 25 की उम्र में होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो आपकी उम्र बढ़ेगी, तो वैसे वैसे आपके अंदर जो विजडम है, आपकी जो समझ है, वो भी ज़रूर बढ़नी चाहिए। आपको एक्सपीरियंस आने चाहिए। ऐसे आपको थोड़ी, कहता है ना कि बुक्स आर द गुड टीचर्स, तो आपको बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, इससे आपको थोड़ा और ज़्यादा मेच्योरिटी वगैरह आएगी आप। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। आई होप को आपको चीज़ें आसान लगी होगी कि कैसे समय बीतने के साथ साथ उम्र तो बढ़ती है लेकिन क्या विजडम आती है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे उम्र बढ़ रही है आपके अंदर भी एक विजडम, एक अकल जो है वो आनी चाहिए एंड यू मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का तो सवाल है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रॉम वेयर इट हैज़ टेकन। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 8 अक्टूबर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने अपना 91st एनिवर्सरी मनाई। तो इसी के उपलक्ष्य में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि IF का जो मोटो है वो क्या है, और मोटो जो है संस्कृत के अंदर है वो कहाँ से लिया गया है, वो कौन से पुराण से या कौन से वेद से लिया गया है। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हाउएवर अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इसका थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स अबाउट इट। आपको पता लगेगा कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हैं, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी का जो एक मोटो है वो कहाँ से लिया गया है। तो जब आपको पता लगेगा यू विल गेन मोर नॉलेज। तो जब एक बार आपका आंसर पता चल जाए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं या थोड़ा नेट पे रिसर्च कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा जो है ज्ञान इस बारे में थोड़ा ले सकते हैं। तो डिफरेंस ये था आज का सवाल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल्स। आज है 9 अक्टूबर एंड आज का जो पहला आर्टिकल है अ सेंसस फॉर ए न्यू डील। डिफरेंस, जैसा कि आपको पता है हमारे देश के अंदर जनगणना होने वाली थी, लेकिन बट समहाउ रीजंस कोविड की वजह से और बाकी कुछ कारणों के, जो कहते हैं ना कि हम जो सेंसस है वो कंडक्ट नहीं करा पाई सरकार। तो इसी को लेकर जैसा कि आपको पता है लाइमलाइट में चल रहा है कास्ट बेस्ड सेंसस जो अभी बिहार में हुआ था। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स चल रही है पूरे देश भर में, और उसी चीज़ को लेकर इस आर्टिकल के अंदर राइटर ने बताया कि कैसे ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है ये एक पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज इम्पैक्ट हमारे देश के अंदर ला सकता है। तो कास्ट एंड रिलीजन एज अ मैटर ऑफ क्लेवेज। Caste and religion played a crucial role in shaping electoral outcomes and political mobilization. डिफरेंट, जैसा कि पता है कि अभी चुनाव का माहौल है। हाल ही के अंदर इलेक्शन कमीशन ने 5 स्टेट्स के अंदर जो असेंबली इलेक्शन होने वाले उनकी डेट घोषणा कर दी है। तो जैसे जैसे ये चुनावी माहौल आगे बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे जो चीज़ें हैं थोड़ी और कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। लोगों को जैसा आपको पता है कि कोई भी एक पॉलिटिकल
जो चीज़ें होती है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो वो एक समाज के प्रति, किसी पर्टिकुलर समाज के प्रति एक काफ़ी ज़्यादा एक रुझाव रखती है। तो उस चीज़ को लेकर बताया गया कि कैसे एक कास्ट बेस्ड सेंसस है या फिर एक कास्ट जो रिलीजन होता है वो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रोस्टिंग पॉलिटिकल मूव, देखिए दोस्तों, ये जो मूव है ना अभी कि जो बिहार के अंदर हाल ही के अंदर किया गया है, ये एक कास्ट बेस्ड सेंसस है, यानी कि इस बिहार के अंदर, एक बिहार जो राज्य है उसके अंदर कितने जो लोग हैं वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कितने ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, कितने अलग कैटेगरीज में आते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी चीज़ें बताई गई है और बताया गया कि कैसे ये जो सेंसस है वो हेल्प करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को टू गेट मोर वोट्स। डिफरेंस नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें यही बताया गया कि कैसे एक आइडियोलॉजिकल काउंटर्स है 2024 इलेक्शंस का, यानी कि जो आज जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं 5 स्टेट्स में, वो तो एक अलग चीज़ है, बट एक सेंट्रल लेवल पे हम कहते हैं ना कि राज्य लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं 2024 के अंदर, तो उसको लेकर भी एक अच्छा खासा रोल जो है ये कास्ट बेस्ड सेंसस रोल प्ले करने वाला है। इट अंडरस्कोर द एंड्यूरिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटी एज की पिलर्स ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी किस तरफ मूव करती है, यानी कि हम कहते हैं ना कि पार्टी को किसी को टिकट्स देने हैं या किसी इंसान को टिकट्स देने हैं, तो वो उसकी बेसिस पे डिसाइड करती है वो पार्टी। वो उसी में एक इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों कि जैसे कोई एक मान लीजिए ए इलाका है, तो ए नाम का एरिया है, तो ए एरिया के अंदर कितने परसेंटेज कौन सी कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसी कैंडिडेट को अपना टिकट ऑफर करती है। तो ऐसे में एक जब सरकार के पास या फिर गवर्नमेंट के पास एक आंकड़ा होगा कि इस मान लीजिए ए जो एरिया है इसके अंदर इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उस पर्टिकुलर इंसान को या उस पर्टिकुलर इंसान को जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी को टिकट देगी टू बी मोर श्योर टू विन दिस इलेक्शन। मंडल 2.0 का हवाला देते हुए राइटर ने बताया कि कैसे ये जो मूव है, यानी कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, ये एक मंडल 2.0 है, यानी कि जो मंडल कमीशन आई थी 1990s के अंदर, उसमें बताया गया था कि कैसे ज़रूरत है एक ऐसे तरीके या ऐसे एक आंकड़े सामने लाने के जिसमें जो पिछड़ा हुआ वर्ग है या फिर हम कहते हैं ना कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो है, उन सभी को सामने लाना पड़ेगा। एंड उसके बाद में जो एक एम्प्लॉयमेंट जो है उसके अंदर उन सभी कैटेगरीज को एक फ़ायदा दिया जाएगा। तो ये था मंडल कमीशन 1990s के अंदर जो आई थी, और उसी का जो एक 2.0 वर्जन है इस सेंसस को बताया जा रहा है। Pre-create and upward mobility. The pre-create constitution roughly half of Indians' population comprising lower other backward classes details influence. They aspire to achieve middle class status while it is both an economic marker. ठीक है, डिफरेंस अभी हाल ही के अंदर साहब होता है, कोई पैंडमिक गया तो उसके अंदर काफ़ी लोगों की जॉब चली गई, जो मिडिल क्लास थे वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए, एंड जो अपर मिडिल क्लास लोग थे वो मिडिल क्लास कैटेगरी में आ गए। तो ऐसे अलग अलग जो कैटेगरीज थी उन सभी का एक ध्यान रखा जाएगा, यानी कि जो सेंसस हुआ है उस सभी के अंदर इन सभी चीज़ों को जो है एक लाइमलाइट में लाया गया है। बताया गया है कि कैसे कोई भी जो पॉपुलेशन है, यानी कि हाफ जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो अभी भी अदर मतलब कहते हैं ना कि लोअर इकोनॉमिक क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास उसके अंदर लाई करती है। तो इसके अंदर कुछ ओबीसी भाई जो हैं या दलित भाई हैं या मुस्लिम्स हमारे भाई हैं, वो सभी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो उनका एम है कि ये सभी जो कैटेगरीज के लोग हैं इन सभी को एक कहते हैं ना कि एक ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। तो उन सभी चीज़ों को लेकर ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस था वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। दे एस्पायर टू अचीव मिडिल क्लास स्टेटस विच इज़ बोथ एन इकोनॉमिक मार्कर। अब जो कहते हैं कि कैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो अपर मिडिल क्लास में आना चाहते हैं या फिर जो लोअर मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में आना चाहते हैं। तो ऐसे हर कोई अपने आप को एलिवेट करना चाहता है इन दिस एरा, क्योंकि अब पैंडेमिक तो है नहीं, बट स्टिल जो चीज़ें हैं उनको रॉबस्ट तो करना पड़ेगा। सभी जो वर्ग हैं सभी वर्गों के जो लोग हैं उनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये जो सेंसस है वो हेल्प करेगा कि कौन सी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है, कैसे उन सभी को मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, यानी कि कैसे थोड़ा और उनको एक अच्छा माहौल या फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सभी प्रोवाइड कराई जाए। Status inequality among caste categories. The composition of the middle class in India varies significantly among different caste groups. For example, a higher percentage of upper class fall into upper middle class
compared to OBCs and these disparities are particularly pronounced in Hindi belt. देखिए फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं ना कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि अपर मिडिल क्लास है तो उनको थोड़ा और एलिवेट होना, और ये तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई भी जो इंसान है वो अपने आप को इवॉल्व करना जरूर चाहेगा। तो ऐसे ही कोई भी जो रोल प्ले करती है, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका यही एक एम होता है टू अट्रैक्ट मोर वोट्स, की कैसे वो जो जनता है उन सभी का भला कर सके। तो जो लोअर मिडिल क्लास है उनको थोड़ा और अपलिफ्ट करना है, थोड़ा जो मिडिल क्लास है उनको थोड़ा और अपलिफ्ट करना है। तो ऐसे में जो भी लोग इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं उन सभी को टारगेट करके इन अपलिफ्टमेंट के बारे में बात की गई है। द रोल ऑफ सिंबॉलिक कैपिटल, द precarious lack the symbolic capital to articulate politics as an abstract of universal ideas। तो ये जो बताया गया दोस्तों कि कैसे एक कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के अंदर, और बताया गया कि कैसे फेलियर ऑफ मॉडल पॉलिटिक्स जो है इट वाज फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल कोalition rather than building a durable political constituency। तो जो उस समय पे एक बात हुई थी कि कैसे एक मंडल कमीशन आया था, तो उस समय वो ऐसा कारगर नहीं हुआ था क्योंकि ऐसा कोई चीज़ों को थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया था उस समय पे, एंड चीज़ों को थोड़ा और खुल के या फिर अच्छे से जाहिर नहीं किया गया था, जिसके कारण जो एक नई स्कीम्स वगैरह जो लॉन्च करनी थी वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई थी, और इसी के कारण जो लोग थे उनको एक प्रॉपर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था उस समय की मंडल कमीशन के द्वारा। ब्रॉडर कंसेंसस की बात करें दोस्तों, तो सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड वेरियस रीजनल पार्टीज सपोर्ट द कास्ट सेंसस, इंडिकेटिंग दैट कास्ट पॉलिटिकल स्टिल एंजॉयज लेजिटिमेसी एज अ टूल फॉर मोबिलाइजेशन। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अभी भी इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि कैसे एक कास्ट बेस्ड सेंसस है वो एक कहते हैं कि पावरफुल स्ट्रोक होगा एक इस इलेक्शंस के अंदर। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि इससे जो कहते हैं ना कि एक डिस्पैरिटी, एक डिफरेंस क्रिएट होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज उनका ये कहना है कि इससे जो कास्ट बेस्ड सेंसस है इससे चीज़ें थोड़ी और आसान होगी लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए। प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोग्रेसिव कास्ट पॉलिटिक्स की बात करें तो दोस्तों की दैट देयर इज अ पोटेंशियल फॉर अ प्रोग्रेसिव एंड पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट दैट ट्रांसेंड्स नैरो आइडेंटिटीज। तो बिल्कुल दोस्तों की अभी ज़रूरत जो है वो अभी इसी की है कि कैसे चीज़ों को, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी लॉज है जो इम्प्लीमेंट करने हैं किसी भी सरकार को, तो वो हर वर्ग के लोगों को एक ध्यान में रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपर क्लास है यानी कि कोई भी जो वेल काफ़ी संपन्न जो होते हैं उनको भूल जाए, उनकी भी ज़रूरत है, मतलब समाज में उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है या फिर एक जो कास्ट बेस्ड सेंसस है इससे ही चीज़ें आसान हो गई। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन दोस्तों कि ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है अब सरकार को क्योंकि अगर डेवलपमेंट करना ही है तो हर एक कास्ट के लिए, क्यों पूरे जो स्टेट है उन सभी के लिए होना चाहिए, एक पर्टिकुलर के उसके लिए तो नहीं। हाँ, उनको ज़रूरत है, ये मैं मानता हूँ कि उन सभी को ज़रूरत है अपलिफ्टमेंट की, बट ऐसा नहीं है कि आप दूसरे लोगों को छोड़ देंगे। बिल्कुल जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं उन सभी का अपलिफ्टमेंट तो होना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दिया जाए। ओवरऑल अगर ग्रोथ पे ध्यान देना है, अगर स्टेट को ओवरऑल ग्रो करना है तो सभी वर्ग के जो लोग हैं उन सभी का अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। शिफ्टिंग अलाइंस बताया गया दोस्तों कि कैसे कास्ट ग्रुप्स दैट वर प्रीवियसली एक्सक्लूसिव इन देयर स्ट्रेटजीज आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स लार्जर ओबीसी प्लेटफॉर्म। This trend may lead to revolution of the returns of aligning with either Hindu or an OBC political platform। तो देखिए दोस्तों कि कैसे अगर एक अब पॉलिटिकल बेस्ड जो सेंसस होता है अगर उसी के बेसिस पे आप डेवलपमेंट करने लगे तो कोई भी जो सरकार है या फिर मैं कहूँ कि कोई भी जो कैटेगरी के लोग हैं वो एक अलायंस में आ जाएंगे, एंड उनको भी लगेगा कि जब हम इस कैटेगरी में फॉलो करेंगे तभी हमारा भला होगा। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी और जो है मुश्किल होती हुई नज़र आती हैं। तो ज़रूरत है सरकार को या किसी भी स्टेट की सरकार को कि ऐसे पॉलिसीज़ या ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करने की जिसके अंदर पूरा जो स्टेट है उसके सभी लोग जो हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हो, सोशल बैकवर्ड क्लासेस हो या फिर अदर कोई भी क्लास के जो लोग हैं, उन सभी का अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसे ही कास्ट बेस्ड सेंसस चला दोस्तों की इसके कारण क्या होगा कि कोई भी जो लोग हैं किसी कैटेगरी के, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं, वो एक अलायंस बनाएंगे एंड देन उसके बाद में वो सोचेंगे कि हाँ अगर हम इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे तभी हमारा जो है एक अपलिफ्टमेंट होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में हमको ये भी सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी जो लोग हैं उनका भला होना चाहिए।
डियर फ्रेंड्स, हम जब बात करते हैं ना किसी भी एक ऐसे इशू की, जैसे पॉलिटिकल इशू है या रीजनल इशू है, तो हमें उस समय पे एक न्यूट्रल एक हमारी सोच है उसको रखनी चाहिए। हम जो है किसी के एंटी या किसी के प्रो नहीं है। हमें एक अपना दिमाग लगा के, या हम कहते हैं ना कि हमारे इंटेलेक्ट यूज़ करके कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और वैसे ही अगर कोई भी ऐसी कोई चीज़ होती है, तो जब मैं आपको अपना एक ओपिनियन देता हूँ तो वो एक न्यूट्रल बेस्ड होता है। एक ऐसा नहीं है कि मैं किसी के एंटी हूँ या मैं किसी का प्रो हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप सभी को भी, जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को भी ऐसा नहीं कि किसी के एंटी या किसी के प्रो, आपको अपना दिमाग लगा के या अपनी एक इंटेलेक्ट लगा के कि क्या हमारे लिए क्या सही है, उस हिसाब से ही एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपके साथ ये सभी चीज़ें जो हैं वो शेयर करता रहता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप, फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप जब एक इन्फॉर्म्ड पर्सन होते हैं तो आपके डिसीजन जो होते हैं वो एक वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, और आप जब डिसीजन लेते हैं वो एकदम करेक्ट होता है उस समय पर। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड आर्टिकल। आज का जो सेकंड आर्टिकल है कि तूफान अल अक्सा इंजॉल्व्स वेस्ट एशिया जियो स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर। तो आपको बता दिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही के अंदर इसराइल के अंदर जो अटैक हुआ है थ्रू, कहते हैं ना कि एक अटैक, अभी आप लोगों ने काफ़ी एक उसमें सुना होगा न्यूज़ के अंदर कि कैसे इसराइल के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं फ्रॉम गाज़ा। तो उन सभी चीज़ों को लेकर आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है कि कैसे ये जो अटैक है ये एक चेंज है फॉर इसराइल, सिमिलरिटीज टू योम किपुर वॉर। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, योम किपुर वॉर। देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल है इसके अंदर अभी का जो अटैक है इसको कंपेयर किया गया है विद द योम किपुर वॉर। बताया गया कि कैसे कि वाइल द योम किपुर वॉर वाज द इंक्लूजन, इट इवेंचुअली लेड टू द रीजनल शिफ्ट विद इजराइल एक्सेप्टिंग अ लैंड फॉर पीस फॉर्मुलेटिंग एट द कैंप डेविड अक्रॉस 6 years ago। अभी इससे पहले जो अभी अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर, जो अटैक हुआ है उससे पहले भी जब अटैक किया गया था योम किपुर वॉर जिसे कहते हैं, तो उस समय पे अभी जो अटैक हो रहा है उसको एक नाम दिया गया कि तूफान अल अक्सा, जो हमस द्वारा किया गया इसराइल के ऊपर। इस अटैक को नाम दिया गया है तूफान अल अक्सा या अल अक्सा फ्लड। तो ऐसे के अंदर बताया गया कि कैसे ऐसा ही सेम अटैक जब आज से 6-7 साल पहले हुआ था, तो 50 years जब आज से 50 साल पहले जहाँ कुछ वॉर हुआ था, तो वो एक पीस लैंड फॉर पीस को लेकर सेटलमेंट की बात हो गई थी उस समय में। बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा दोस्तों, और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी और ख़राब होती जा रही है फॉर इसराइल। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बात करें दोस्तों, तो ये जो अटैक हुआ है फ्रॉम हमास टू द इसराइल, तो ये एक मिलिट्री फेलियर्स बताया जा रहा है कि कैसे कि इसराइल एक जो इतना वेल नोन कंट्री है फॉर देयर वेपन्स, क्योंकि आज हम भी, जो भारत जो है वो भी कई सारे जो वेपन्स हैं फ्रॉम इसराइल इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में अगर इसराइल की जो मिलिट्री है या इंटेलिजेंस है उसको भेजते हुए जब अटैक हो गया है, तो एक अच्छा खासा सवाल पैदा करता है इसराइल की मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर। बताया गया कि कैसे इसराइल इज नॉट फेसिंग एन एक्सिस्टेंशियल थ्रेट इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल इज एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल एंड हमास लैक्स द रिसोर्सेज। बताया गया दोस्तों कि कैसे ये जो अटैक हुआ है इसके अंदर इसराइल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, बिकॉज इसराइल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि इसराइल जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट वेपन एक्सपोर्टर। तो एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव से तो कहीं ना कहीं इसराइल को एक अपर एज तो है ही। बट हाल जो करंट थ्रेट है इनकी बात करें तो इसराइल इज एक्सपेक्ट टू प्रिवेल, इसराइल तो प्रिवेल कर जाएगा, बट हमास जो है उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है। अब हमास ने एक बार क्या कराया कि अपना एक बार तो दम दिखा दिया पूरा, बट नाउ दे डोंट हैव मच रिसोर्सेज। तो अब उनके पास लड़ने के लिए अच्छे खासे कोई रिसोर्सेज नहीं है। बट इसराइल क्योंकि इतना एडवांस है टेक्नोलॉजिकल वाइज या वेपन वाइज, तो उनको एक अपर एज तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ज़रूर है। इम्पैक्ट ऑन इसराइली स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो एक लड़ाई हुई है या फिर ये जो एक अटैक हुआ है, ये जो इसराइल की मिलिट्री है या इंटेलिजेंस है उस पर एक सवाल खड़ा करता है। राइज ऑफ नॉन स्टेट अरब मिलिटेंट्स, तो ये जो हमास का ऑपरेशन है दोस्तों, ये एक बताया जा रहा है कि कैसे कि इन्हेंस करेगा मिलिट्री स्टैंडिंग ऑफ नॉन स्टेट अरब मिलिटेंट्स। जो नॉन अरब मिलिटेंट्स हैं जैसे कि हमास है, इस्लामिक जिहाद है, हिजबुल्लाह है, अल हतीया है, या इस्लामिक स्टेट, अल कायदा या अल शबाब, तो ये कभी ये जो भी जितने भी ये मिलिटेंसी ग्रुप्स हैं, नॉन अरब मिलिटेंसी ग्रुप हैं, इन सभी को एक राइज मिलेगा
क्योंकि जब एक इतना मतलब कहते हैं ना कि वेल नोन नहीं है, जो हमस एक इतना वेल नोन कोई मिलिटेंसी ग्रुप नहीं है, बट स्टिल दे आर पावर टू उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो इसराइल के ऊपर एक अटैक कर सके। तो ये सभी चीज़ें एक इस तरफ इशारा करती हैं कि जो नॉन अरब मिलिटेंसी ग्रुप है, इन सभी को एक बूस्ट मिलेगा और वो अपनी ताकतों को थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत महसूस करेंगे। जोग्राफिकल कन्फाइन की बात करें दोस्तों की, पैलेस्टीन जो है अथॉरिटेटिव इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा आर डिवाइडेड इन दिस डिवीजन में वर्क टू द इजरायली एडवांटेज। अब पैलेस्टीन और गाजा ये जो डिफरेंट अलग एरियाज हैं इसराइल के अंदर, तो इन सभी के अंदर एक डिवाइड है। इसके कारण ये जो दोनों ही पार्टी से मिलकर काम नहीं कर पाएंगे एंड दैट विल वर्क एज ए पॉजिटिव फॉर द इजराइल। और ये जो एक चीज़ है ना कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, तो ये एक एज अ डिवीज़न जो है ये एक पॉजिटिव साइड की तरह काम करेगा फॉर इजराइल। रीजनल सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही देशों के लिए, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो हमस या फिर पैलेस्टीन हो, इन दोनों के लिए बताया गया है कि कैसे रीजनल सपोर्ट फॉर हमस है वो एक लिमिटेड है। मैंने आपको बताया ना कि कैसे एक इजराइल जो एक पावरफुल कंट्री है वेपन वाइज इंटेलिजेंस वाइज, तो वैसे ही सपोर्ट जो होता है, तो सपोर्ट हमस को इतना सपोर्ट नहीं जितना इजराइल को सपोर्ट है। इजराइल जो इजिप्ट का जो थोड़ा सा हिस्सा लगता है, तो इजिप्ट गाजा ओनली अरब नेबर, तो गाजा का जो एक इकलौता नेबर है वो है इजिप्ट, और उसका भी एक जो रुझान है वो एक काफ़ी कम है टूवर्ड्स गाजा। गल्फ मार्केट जैसे कि कतर वो डिसअप्रूव कर चुके हैं हमस को ऑलरेडी, एंड टर्की जो है वो वैसे ही अपना जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो उस टर्की से एक सपोर्ट की उम्मीद रखना कहीं ना कहीं एक बेवकूफ़ी की बात होगी फॉर गाजा। एंड इसके साथ साथ जो ईरान है वो इतना कोई खास मेंटोर तो है गाजिन का हमस का, बट स्टिल दे डोंट प्रोवाइड मच सपोर्ट टू द गाजा या फिर हमस। लाइक्लीहुड ऑफ लॉन्ग वॉर, अब जो ये वॉर चल रहा है दोस्तों इसके अंदर और आगे क्या हो सकता है। अब प्रोटेक्टेड वॉर बिटवीन हमस एंड इजराइल सीम्स लाइक लेस लाइकली अनलेस हमस ओवरप्लेस इट्स हैंड स्पेशली इन नेगोशिएशंस फॉर द रिलीज ऑफ इजरायली हॉस्टेजेस। अब देखिए दोस्तों, अब इस लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर लॉन्ग टर्म ये वॉर चला भी तो इजराइल के लिए तो एक कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बट ये जो दूसरी पार्टी है हमस जो है, इनके लिए काफ़ी चीज़ें मुश्किल होने वाली है, बिकॉज दे डोंट हैव रिसोर्सेज, दे डोंट हैव नेबरहुड, कहते हैं ना कि पड़ोस द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, प्लस इनका जो मेंटोर है ईरान, उनके पास भी कोई ऐसा खास रिसोर्सेज नहीं जिसके कारण वो इनकी हेल्प कर सके। तो ये लॉन्ग टर्म में अगर लड़ाई चलती भी है या वॉर आगे कंटिन्यू होता है तो कहीं ना कहीं इसराइल को एक प्लस पॉइंट ज़रूर है इसके अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमस कर सकता है वो ये है कि एक जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनके साथ नेगोशिएशन बिल्कुल कर सकता है। इसके अलावा ऐसा सच कोई अपर हैंड नहीं है अभी के टाइम पे विद द हमस। इजराइल नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, जो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने कैसे वो नेशनलिस्ट हैं आपको पता ही होगा, तो वो कैसे नेशनलिस्ट जो है वो उनका अल्टर नेशनलिस्ट जो एक रुझाव है या फिर मैं कहूँ एक नेचर जो है उनका, और उनका नहीं बल्कि हर जो इजरायली है उनका एक प्रो नेशनलिस्ट जो कहते हैं ना कि एक नेचर है उन सभी का। दे आर वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स देयर कंट्री। तो उन सभी का ये रुझाव जो है या फिर ये रुख जो है ये कहीं ना कहीं साबित कर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी लड़ाई ये नहीं चलने वाली है, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ हार्ड लाइन स्टैंड एंड द ऑनगोइंग वायलेंस में लीड टू अ टफर अप्रोच। अब ये जो सरकार है, इजराइल का सरकार है, वो एक बिल्कुल ऐसे अचानक किसी भी कंट्री के ऊपर इजराइल जैसी कंट्री पर अटैक करता ना, दे विल नॉट फॉरगेट अबाउट इट। तो ये जो इजराइल के लोग हैं, इजराइल के जो प्रेसिडेंट है, ये इन सभी चीज़ों को भूलेंगे नहीं, और अब जो अप्रोच होने वाला है वो काफ़ी टफ होने वाला है एंड दिस कुड बी मोर डेंजरस टू द गाजा एंड हमस। इम्पैक्ट ऑन रीजनल जियोपॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, तो इट में डिले द रीअप्रोचमेंट बिटवीन सऊदी अरब एंड इजराइल, अफेक्ट द अब्राहम अकॉर्ड्स सिग्नेटरीज एंड पोटेंशियली एम्बॉर्डन ईरान। अब ये जो वॉर हुआ है या फिर ये जो अटैक हुआ है, इसके कारण जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स उसमें अच्छा खासा फर्क पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो सऊदी अरब और इजराइल के रिलेशंस हैं वो थोड़ा और जैसे कि एक डेवलपिंग फेज में थे, तो उनको थोड़ा और टाइम लगने वाला है अब। और उसके साथ साथ में अब्राहम अकॉर्ड के जो साइन किए थे उसके अंदर भी काफ़ी अफेक्ट करने वाला है। साथ ही में ईरान के साथ दो वैसे ही जो रिश्ते हैं वो सही नहीं थे इजराइल के, और अब जो है थोड़े और ख़राब होने वाले हैं। इसके साथ साथ में इंडिया का इम्पैक्ट जो है दोस्तों की इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने हाल ही के ट्वीट करके कैसे अपना सपोर्ट जाहिर किया टू द इजराइल।
लेकिन साथ साथ अब इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा ऑयल प्राइसेस को लेकर। साथ ही में डायस्पोरा जो होता है, यानी कि जो वहाँ के रहने वाले लोग, भारतीय लोग, मुल्क के जो लोग हैं वो पैसे भेजते हैं, उसके अंदर कहीं ना कमी आएगी और ये जो है इंडियन इकोनॉमी को एक बिल्कुल अफेक्ट करेगा। साथ ही में डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है मिडिल ईस्ट एंड यूरोप के, जैसे हमने बात किया था कैसे G20 के अंदर बात की गई थी कि वेस्टर्न एशिया जो है उसको कनेक्ट किया जाएगा थ्रू यूरोप एंड इंडिया, तो उन चीज़ों को लेकर थोड़ा और डिले होता हुआ नज़र आता है और इस वॉर के कारण। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको चीज़ें आसान लगी होगी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड हेडलाइंस। आज की जो हेडलाइंस है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि कैसे अब बच्चे जो हैं या फिर 10th या 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो साल में 2 बार बोर्ड के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन चूज टू टेक बोर्ड वंस और ट्वाइस अ ईयर। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगले साल से साल में 2 बार बोर्ड देने के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स फर्स्ट टेस्ट में अच्छे नहीं है तो आप दूसरी बार भी जो है बोर्ड दे सकते हैं। पैसेंजर फेरी सर्विसेज टू श्रीलंका टू बिगिन टुमारो। कल से यानी कि आज से जो है कल से यानी जो तमिलनाडु से श्रीलंका की और जाने वाली फेरी जो है वो स्टार्ट कर दी गई है इन इंडियन ओशन। और इसके बाद दोस्तों इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने हाल ही के अंदर एक नया इंसिग्निया लॉन्च किया है ऑन द 91st एनिवर्सरी, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और एयर चीफ मार्शल जो है उन्होंने नया जो फ्लैग है इंडियन एयरफोर्स का वो लॉन्च किया है ऑन 8th of October, दैट इज़ 91st एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। VR चौधरी साहब देख सकते हैं आप बैकग्राउंड के अंदर, वो अनवील कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का नया फ्लैग। साथ ही में नोबेल प्राइज़ जो दिया गया इकोनॉमिक्स का वो दिया गया अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट है क्लाउडिया गोल्डिन, इनको दिया गया इस साल का नोबेल इन इकोनॉमिक्स। ये फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आप आई होप कि आपको दोनों आर्टिकल्स समझ में आए होंगे, प्लस ये जो हेडलाइंस हमने पढ़ी ये समझने में आसानी हुई होगी कि कैसे। मैंने आपको 4 हेडलाइंस बताई, चारों ही वेरी इंपॉर्टेंट थी। और ये जो इंसिग्निया है और इससे रिलेटेड मेरा आपका जो सवाल था आज का वो इससे रिलेटेड था कि कैसे इंडियन एयरफोर्स का जो नया मोटो है, नया फ्लैग जो है वो एक अनवील किया है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब ने। तो दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अगर आप कोई भी सवाल है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके सवाल का इंतज़ार रहेगा। नाउ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी दोस्तों एंड फैमिलीज़ के साथ जो इन्फॉर्म रहना या अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट फोकस करना चाहते हैं। So that's fun. This is Rupen Shekhaut signing off. Jai Hind and I'll see you in the next one.